नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एच ए लॉ कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस एक्ट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो एक्ट है ये टेररिज्म एक्टिविटीज को रोकने के लिए बहुत ही शानदार एक एक्ट बनाया गया था 2008 में। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस पे भी बहुत सारा प्यार दिया है और इस वीडियो को भी मैं आस रखता हूँ, आपसे होप करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो दोस्तों, आपकी वजह से मेरे 600 अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपके आगे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके 1000 तक मेरा जो टारगेट है उसे पूरा करने में मेरी मदद करें। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे और उसकी पासिंग डेट और एनफोर्समेंट डेट के बारे में जानेंगे और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इसमें कितने टोटल सेक्शंस और कितने टोटल चैप्टर्स हैं। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने से हमें टोटल चैप्टर और सेक्शंस के बारे में भी पता लगेगा और साथ में हम इसका एक्ट का पूरा एक ओवरव्यू हम देख सकेंगे। दोस्तों, अब हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008 के ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। मेन ऑब्जेक्ट जो बनाने का ऑब्जेक्ट था वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किया जा सके ऐसे ऑफेंसेस में, इन दोज ऑफेंसेस जो कि एंडेंजर कर रहे हो, यानी खतरा पैदा कर रहे हो। किस बात का खतरा? भारत देश की सोवरेनिटी को खतरा पैदा कर रहे हो, यानी प्रभुसत्ता को, भारत की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हो, या फिर इंटेग्रिटी को खतरा पैदा कर रहे हो, यानी सिक्योरिटी मतलब इसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा हो, या फिर किसी स्टेट की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा हो, यानी जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इन स्टेट्स को अगर खतरा पैदा हो रहा है, या फिर हमारे देश के फॉरेन कंट्री से जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको खतरा पैदा हो रहा है, जैसे यूएस के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, रशिया के साथ। तो ऐसे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको खतरा पैदा हो रहा है, तो ये एक्ट उस एक्ट की उस ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए बना है। तो इन ऑफेंसेस जो कि ये खतरा पैदा कर रहे हैं, और इसके अलावा कई एक्ट ऐसे बने हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे। इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए तो उनके अधीन भी कुछ जो है एक्ट्स या ओमिशंस को ऑफेंसेस बनाया गया है। उनमें स्पेशल पेनल्टीज बताई गई हैं, कुछ ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उनकी पेनल्टीज बताई गई हैं। तो अगर वो ऑफेंस भी होते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे ऑफेंस होते हैं जो सोवरेनिटी को, भारत की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी या फिर किसी स्टेट की सिक्योरिटी को या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज को खतरा पैदा कर रहे हों, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, उनको जो इनका ट्रायल या इंक्वायरी है, ठीक है, ट्रायल या इंक्वायरी जो होती है वो कोर्ट्स करती है। तो वो कोर्ट्स जो हैं वो भी स्पेशल कोर्ट्स होंगी, स्पेशल कोर्ट्स, वो आम कोर्ट्स नहीं होंगी, वो भी स्पेशल कोर्ट्स होंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्ट बने हैं वहाँ पे भी कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं, वहाँ पे भी कुछ पेनल्टीज बताई गई हैं। अगर वो ऑफेंसेस हो जाते हैं तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी। दोस्तों, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये एक स्टैट्यूट यानी ये एक्ट के द्वारा बनाई गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008 के द्वारा बनाई गई है।
तो ये इसका मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका मतलब ये एक खास महत्व रखता है, ये एक खास महत्व है इसका। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे ही LIC वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वो भी एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, ऐसे ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो ऐसे में ये सारी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनका एक खास महत्व होता है। इसके अलावा कई सारी जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, कोई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। ऐसे में जो ये सारे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो ये सारे जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो इसका मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये एक खास महत्व रखता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत देश में कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज का लिंक जो होता है वो एंटी सोशल एलिमेंट जो भारत देश में ही घुसे होते हैं, भारत देश में ही रह रहे होते हैं या भारत देश का ही खा रहे होते हैं, वही एलिमेंट जो एंटी सोशल एलिमेंट जो टेररिस्ट के साथ मिलके टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो उसके अलावा वो बाहर से भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो भारत के दुश्मन हैं, वो बाहर से भी अटैक करते हैं या मिलके एक दूसरे से कॉन्स्पिरेसी रच के वो अटैक करते हैं। तो इसके अलावा जो इसका टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो लिंक है वो स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड आर्म्स के साथ भी सीधा डायरेक्ट लिंक होता है। तो इसमें इसके अलावा फेक करेंसी, दोस्तों टेररिस्ट एक्टिविटीज का इन लिंक्स के अलावा फेक करेंसी के रैकेट के साथ भी लिंक होता है। वैसे दोस्तों देश की प्रथम महिला IPS ऑफिसर मिस किरण बेदी जी ने कहा था कि ऐसी नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बनाने की बजाय आप CBI, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप जैसे पुरानी जो संस्थाएं हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं उनको ही पूरी तरह से सक्षम बना दीजिए। उनके ऊपर ही कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो उसको हटा दीजिए, तो वो ही पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगी। तो नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, पुरानी को ही सक्षम बनाया जाए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके पास होने की तारीख, इसकी पब्लिश होने की तारीख और एनफोर्स होने की तारीख। दोस्तों ये पास हुआ था यानी प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर हुए थे, पास होने का मतलब साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये साइन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो साइन हुआ था वो भी 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। और पब्लिश होने का मतलब ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल गजट में जो ये पब्लिकेशन हुई थी वो भी जो 31 मार्च 2008 में हुई थी। और जो एनफोर्स हुआ था तो एनफोर्स की कोई डेट नहीं दी गई। तो जो पास हुआ था और पब्लिश हुआ तो इसी डेट को हुआ था। तो हम यही समझेंगे कि एनफोर्स भी ये 31 दिसंबर 2008 को ही हुआ। दोस्तों अब लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2008 का जो एक्ट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो उसमें 5 जो चैप्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं उसमें टोटल 26 हैं। टोटल चैप्टर्स 5 एंड सेक्शन 26 हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रीलिमिनरी की बात करता है और उसमें सेक्शन 1 एंड 2 है। बहुत छोटा एक चैप्टर है, 1 एंड 2 सेक्शन प्रीलिमिनरी के बारे में बात करता है। उसमें यही बताया गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एक्ट 2008 का नाम क्या होगा, वो तो आपको पता लग ही गया कि क्या नाम होगा, इसका क्या कितना विस्तार है, कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, वो उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद डेफिनेशंस के कुछ टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में सेक्शन 2 में बताया गया है। और चैप्टर 2 में जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन कैसे होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है, वो चैप्टर नंबर 2 में जो सेक्शन 3 to 5 में है। दोस्तों इसको हम अलग से इसके ऊपर हर चैप्टर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसका तरीका क्या होगा, क्या कौन से तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यानी अगर किसी आम पुलिस वाले को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ऑफेंस की, तो क्या वो उसकी FIR करेगा या उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा या फिर वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज देगा। क्योंकि उसे पता लग गया है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2008 है उसके अधीन जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, ऐसा ऑफेंस होने की आशंका उस पुलिस वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा या स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही इन्वेस्टिगेशन। और भी बहुत सारे तरीके बताए गए कि अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास किसी की कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो वहां पे जाके आम पुलिस जो होती है पुलिस से वो फाइल ले सकता है और उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकता है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो ऑफिसर्स होंगे वो खुद इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर नंबर 4 में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। स्पेशल कोर्ट्स यानी जो इसके जो आम कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सब डिविजनल कोर्ट्स होती हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी। इसमें स्पेशल कोर्ट्स बताई गई हैं, वो भी इस केस की जो ट्रायल होता है वो ट्रायल को कंडक्ट करेंगे या इंक्वायरी करेंगे। 3 तो स्टेजेस हैं ऑफेंस की, एक तो इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इंक्वायरी और तीसरी स्टेज है ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, तो यहाँ पे जो पुलिस है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी। उसके बाद इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जो हैं ये कोर्ट्स करती हैं, कोर्ट्स। तो ये कोर्ट्स जो हैं ये स्पेशल कोर्ट्स होंगी जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2008 के एक्ट के चैप्टर नंबर 4 के अधीन। तो उस चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया गया है, स्पेशल कोर्ट्स के गठन के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में, ट्रायल के प्रोसीजर के बारे में और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में भी बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का गठन भी किया जा सकता है, यानी इनकी जो अलग से वैकेंसीज निकाली जाएंगी जो कि टेस्ट के थ्रू वो फिल की जाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है, ये मिसलेनियस है, यानी बचा कुचा जो भी बच गया है वो इस चैप्टर में पाया जाएगा। तो इसमें जो है हाई कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट की पावर्स टू मेक रूल्स, टू अमेंड रूल्स, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दी रूल्स। तो हाई कोर्ट की पावर है, जैसे कोई ऑफेंस जो है, जैसे कोई भी ऑफेंस, मान लीजिए कोई भी ऑफेंस जो पंजाब में होता है, तो पंजाब में होने वाले ऑफेंस के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन के रूल्स होंगे, ये तो एक्ट हो गया। ऐसे ही एक रूल है, ये देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रूल्स 2008। तो जो रूल्स होंगे वो रूल्स हाई कोर्ट बनाएगी, ठीक है, हाई कोर्ट बनाएगी। तो उसको रूल्स के रिगार्डिंग मतलब एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, तो उसको हाई कोर्ट के पास पावर है ना। तो दोस्तों ये रूल्स बनाने की पावर हाई कोर्ट के पास दी गई है, तो इसके बारे में जो है चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुई। तो आपको मेरे वीडियो कैसी लगती हैं ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए नई नई वीडियो लाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू।